हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं DT9 यानी कि दक्षिणा टेस्ट 9 के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। तो अगर आप पेपर की बात करो तो पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्योंकि बहुत सारा कोर्स आ रहा था। कोर्स बहुत ज्यादा था केमिस्ट्री का, इनफैक्ट सारे ही सब्जेक्ट्स का, इसीलिए पेपर का लेवल बहुत ही इजी रखा ताकि आप एक बार पूरा कोर्स पढ़ लो, है ना, और अच्छे से पेपर आप सॉल्व कर लो। आगे पेपर का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये पेपर जो है काफी आसान था। अगर आप बात करें फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों ही पोर्शंस में क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। वही क्वेश्चंस थे जो जनरली क्लास में डिस्कस किए जाते हैं। जो सबसे आसान वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं वही थे। तो पेपर का लेवल जो है आप इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते। पेपर का लेवल इजी ही था। कुछ एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ही थे जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था। मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी था। तो आई होप आपके स्कोर अच्छे आए होंगे। अगर आपके स्कोर बहुत अच्छे आए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पेपर का लेवल इजी था, फिर भी अगर बहुत अच्छे स्कोर आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपने को और तैयारी रखनी है, ये लेवल मेंटेन करके रखना है। और जिन बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए, जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ, उन बच्चों को भी किसी तरीके से मतलब प्रिपरेशन करना है। अपने मन को छोटा नहीं करना है, अपने आप को डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, ठीक है। मन से एक बार फिर से जाके नोट्स देखना है, अपने सब्जेक्ट से, है ना, सब्जेक्ट टीचर से बात करनी है और अच्छे से प्रिपरेशन करके खूब ढेर सारा नंबर ले आना है। तो पेपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम पेपर। जो पेपर का पहला क्वेश्चन था वो था हाइड्रोलिसिस के ऊपर, है ना। पी ब्लॉक क्लास 12 से क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था आपका हाइड्रोलिसिस के ऊपर। PCl4 PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का आपका क्या था, हाइड्रोलिसिस करवाया था इस क्वेश्चन में। PCl3 का हाइड्रोलिसिस। आप सबको पता है कि फास्फोरस हैलाइड्स का, चाहे फास्फोरस ट्राइहैलाइड हो चाहे फास्फोरस पेंटाहैलाइड हो, यानी कि PCl3 हो या PCl5 हो, दोनों का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्लास में सर ने अच्छे से करवाया होगा, ठीक है। जो आपने 12th का पी ब्लॉक पढ़ा होगा, 12th के पी ब्लॉक का टॉपिक है ना, टॉपिक है उसमें PCl3 का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो आपका बनता है H3PO3। क्या बनता है? H3PO3 प्लस HCl बनता है, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन अभी अनबैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत है। लेकिन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का, है ना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइहैलाइड हमने लिया कोई भी, तो हमारा क्या फॉर्म होता है? H3PO3। क्या फॉर्म होता है? H3PO3, ठीक है। इसी से हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है। जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा आंसर नंबर 3 होगा, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए एक मैकेनिज्म भी होती है ना, हाइड्रोलिसिस के लिए, किसी भी तरह के हाइड्रोलिसिस के लिए मैकेनिज्म होती है। ऑफ कोर्स PCl3 के हाइड्रोलिसिस के लिए भी है, PCl5 के भी हाइड्रोलिसिस के लिए मैकेनिज्म है, जो कि आपको सर ने क्लास में जरूर बताई होगी, तो उसको अच्छे से रिवाइज करके रखें। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान लगा हो आपका, है ना। तो PCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाया तो आपको क्या मिला? H3PO3 प्लस HCl, राइट। काफी आसान है मैकेनिज्म, आई होप आपको पता होगा। नहीं होगा तो एक बार नोट्स अच्छे से देखिए, सर ने पढ़ाया होगा, राइट। सिमिलरली अगर PCl5 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको क्या मिला होगा? H3PO4 मिला होगा, राइट। ये सब आपको मालूम है। HCl मिला, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा हूं, PCl5 के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा हूं, राइट। चलिए, तो एक और चीज से समझ सकते हैं कि फास्फोरस के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहां पे कितना है? +3 और यहां पे कितना है आपका? +5। तो हाइड्रोलिसिस के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, राइट। H3PO3 में भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा? +3 आएगा। H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है। और H3PO4 में भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5 है। तो देखिए PCl3 जिसमें फास्फोरस आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसका हमने हाइड्रोलिसिस करवाया तो H3PO3 मिला, उसमें भी आपका क्या है? फास्फोरस +3 में। सिमिलरली PCl5 में आपका फास्फोरस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +5 में। उसका हमने हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमें क्या मिला? H3PO4, जहां पे फास्फोरस क्या है? +5 में है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बतानी जरूरी है। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म भी होता है, किस तरीके से हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं पी ब्लॉक की। तो ये रिएक्शन आप अपने नोट्स देख लीजिए, सर ने पढ़ाई होगी, उसको प्रॉपर्ली फॉलो करिए। और कोई दिक्कत आती है इनके हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म में, लाइक NCl3 के हाइड्रोलिसिस में, PCl3 के हाइड्रोलिसिस में, PCl5 के हाइड्रोलिसिस में, अगर इनके मैकेनिज्म में कोई दिक्कत आती है तो उसको जरूर आप पूछिए। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 H3PO3 प्लस HCl, क्योंकि क्वेश्चन में आपको PCl3 प्लस H2O का हाइड्रोलिसिस पूछा था, तो आंसर होगा आपका H3PO3 प्लस HCl। हेंस ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बोरक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है।
ऑल्दो मेरा क्वेश्चन डिस्कशन करने का मन नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोरेक्स के स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका 2Na+, और जो एनायनिक पार्ट होता है वो कैसा होता है, ध्यान दीजिए, बोरान होता है, इधर भी बोरान होता है, एक्सक्यूज मी, तो बोरेक्स के स्ट्रक्चर मैंने क्लासरूम में ही आपको याद करवा दिया था कि इसको याद रखने का तरीका क्या है, कैसे इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो है ना, उसके अलावा ओवरऑल 2 माइनस आता है, एक नेगेटिव यहां रहता है और एक नेगेटिव यहां रहता है, बेसिकली ओवरऑल 2 नेगेटिव आता है यहां पे, और आपका यहां पे 8H2O होता है। बोरेक्स के स्ट्रक्चर ये, तो आपको बोरेक्स के स्ट्रक्चर मैंने पूरा बता रखा है। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ और एक नेगेटिव यहाँ पे, 2Na+, ठीक है। इसको याद करने का मैंने आपको तरीका भी बता रखा है, राइट। तो इसमें पूछा है कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं बोरॉन से, बोरॉन से कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं। तो इट इज क्लियरली विजिबल, देयर आर 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 2 3 and 4. There are 4 hydroxyl group which is directly attached to boron, right, in the structure of borax. तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर आपको रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे तो आपको याद होना चाहिए। और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आ सकता है कि बोरॉन बॉन्ड कितने हैं, तो बोरॉन बॉन्ड इसमें कितने हैं, एक भी नहीं। बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन है, बट बोरॉन बॉन्ड कोई नहीं। ऑलरेडी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके नोट्स में लिखवा रखे हैं कि बोरेक्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, राइट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन गिव्स इनिशियली B2H6.2NH3 व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज। याद रखिए कि डाइबोरेन के लिए आपको एक स्पेशल ट्रिक बताई थी, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अटैक वाली। याद आ रही है क्लास 11th में आपको, तो आपको क्लास 11th में बोरॉन एंड कार्बन फैमिली पढ़ाई थी, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली में, और डाइबोरेन पढ़ाई थी B2H6। तो उसमें मैंने आपको जो है डाइबोरेन के रिएक्शन के लिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अटैक नाम की एक ट्रिक बताई थी कि कैसे आप आसानी से बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां पे आपसे क्या बोल रहा है कि अमोनिया का रिएक्शन करवा रहे हैं, किसका करा रहे हैं, अमोनिया का रिएक्शन करवा रहे हैं NH3 का, किसके साथ, डाइबोरेन के साथ। तो क्या बनेगा आपको, पहले तो आपका क्या बन जाता है B2H6.2NH3, जिसको और कैसे लिखा जा सकता है, क्वेश्चन ये है कि इसको और कैसे लिखा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, है ना, कौन सा था, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अटैक वाला, सिमेट्रिकल अटैक वाला और अनसिमेट्रिकल अटैक वाला तरीका बताया था। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। 2 तरीके से अटैक हो सकता था, सिमेट्रिकल अटैक और अनसिमेट्रिकल अटैक। सिमेट्रिकल अटैक और अनसिमेट्रिकल अटैक, ये तरीका याद आ रहा है। जिन बच्चों को ये नहीं भी पता है, जिन बच्चों ने ये वाली चीज नहीं पढ़ी है मुझसे, ठीक है, वो जरूर पूछ सकते हैं मुझसे मैसेज में कि ये क्या चीज थी, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अटैक कैसे करवा सकते हैं और ये प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा 11th क्लास में, मैंने उनको बताया है कि यहाँ पे आप आराम से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अटैक करवा सकते हैं। आपके पास है क्या, आपके पास अमोनिया है, NH3 क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, H बॉन्डिंग बना सकता है। अगर ये H बॉन्डिंग बना सकता है यानी कि ये ग्रुप एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर बल्कि हो जाएगा, है ना। NH3 क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो एक अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ एसोसिएट हो जाएगा और एसोसिएट होकर क्या करेगा, बल्कि हो जाएगा, और बल्कि हो जाएगा तो सिमेट्रिकल अटैक नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, अनसिमेट्रिकल अटैक करेगा। एक बार नोट्स दोहराइए, नोट्स से देखने की कोशिश करिए, बहुत आसान है ना। ये क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा तो ये सिमेट्रिकल अटैक नहीं कर पाएगा, अनसिमेट्रिकल अटैक करेगा। अनसिमेट्रिकल अटैक करेगा तो BH2 इधर आ जाएगा, तो फाइनली बनेगा क्या, आपका BH2 NH3 ऑल ट्वाइस यहाँ पे पॉजिटिव, और BH4 आपका अलग हो जाएगा, BH4 माइनस, ये बन जाएगा आपका फाइनली, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान था। अब बढ़ते नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, गैलियम, इंडियम और थैलियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। गैलियम, इंडियम, थैलियम किसके हैं,
बाल गंगाधर तिलक वाले हैं, बोरॉन कार्बन वाले ग्रुप के, बोरॉन फैमिली के हैं, बोरॉन, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक यानी कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वाले ग्रुप की बात हो रही है। इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बोल रहा है। अब ग्रुप की अगर आप नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे तो क्या है, +3 है, राइट, +3 है। तो क्या होता है, आपको बता रखा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा। बता रखा है कि +1 जो स्टेबिलिटी होगी, +1 की स्टेबिलिटी क्या होगी, ग्रुप में नीचे ज्यादा होगी। बोरॉन फैमिली के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, बोरॉन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, है ना, थैलियम +1 की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ग्रुप में नीचे जो आयन्स है उनका +1 ज्यादा स्टेबल होगा, और ग्रुप में ऊपर जो आयन्स है उनका +3 ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि +3 आयन की स्टेबिलिटी के लिए बोरॉन फैमिली में +3 आयन की स्टेबिलिटी जो होती है ग्रुप में ऊपर ज्यादा स्टेबल होती है, और +1 की जो स्टेबिलिटी होती है वो ग्रुप में नीचे ज्यादा स्टेबल होती है, राइट। तो गैलियम +3 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। गैलियम +3 क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा। इंडियम +3 आपका क्या होगा, उससे कम स्टेबल होगा। और थैलियम +3 क्या होगा, बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा +3 में, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होगा, +1 में ज्यादा स्टेबल होगा, +3 में इतना स्टेबल नहीं होगा। तो द करेक्ट ऑर्डर विल बी गैलियम +3 should be more stable than indium +3, should be more stable than thallium +3. Next, coming to the next question. Question number 5 is based upon inert pair effect again. ठीक है, पिछला क्वेश्चन में इनर्ट पेयर इफेक्ट पे था, ये वाला भी है। इसमें पूछ रहा है which is not formed. आपको दिख रहा है कौन सा फॉर्म नहीं होगा। सारे हैलाइड्स है, PCl5, ASF5, SbF5, BiCl5, है ना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी वाले ग्रुप के हैं। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। नाइट्रोजन फैमिली के क्या है आपके हैलाइड्स हैं, PCl5, ASF5, SbF5 एंड BiCl5। अगर बात करें आप किसकी, PCl5, ASF5, SbF5 और BiCl5, तो अगर आप ऑब्जर्व करें इनको कायदे से सबको, तो सारी आपके किस में, +5 में, क्या है आपके +5 में, सारी +5 में, ठीक है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ +5 विल नॉट बी स्टेबल। बिस्मथ +5 आपका स्टेबल नहीं होगा। बिस्मथ +5 आपका तुरंत बिस्मथ 3+ में कन्वर्ट होगा, Bi3+ बना लेगा। Bi+5 स्टेबल नहीं होगा, Bi3+ बना लेगा, इसीलिए आपका BiCl5 विल नॉट बी स्टेबल, ये आपका बनेगा नहीं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपका which oxide of manganese is acidic in nature? Which oxide of manganese is acidic in nature? ऑक्साइड की बात कर रहा है। अगर ऑक्साइड्स के लिए आप बात करें, ऑक्साइड्स के लिए बात करें आप, तो मैंने इसके लिए बता रखा है, डीएनएफ ब्लॉक की जब एक्स्ट्रा क्लास ली थी तभी बताया था, केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा है, और पी ब्लॉक वगैरह पढ़ाते टाइम भी सर ने बताया होगा, 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बताया होगा कि ऑक्साइड्स के केस में जैसे जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, आपका एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, मेटेलिक ऑक्साइड के केस में या किसी भी ऑक्साइड के केस में, जैसे जैसे आपका एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ऑक्साइड्स में, एसिडिक नेचर ऑफ दैट ऑक्साइड क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। तो आप अगर मैंगनीज को देखेंगे तो मैंगनीज के ऑक्साइड में MnO2 क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। MnO2 क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। MnO2 क्या होता है आपका, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। MnO2 क्या होता है आपका, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। और यहां पे अगर आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितना आएगा, +4 आएगा। कितना आएगा आपका, +4 आएगा। यानी कि आपने कहा कि MnO2 में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। क्या है आपका, +4 है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। और आपने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ता जाएगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैंगनीज +5 में देखें या +6 में देखें, यानी कि +4 में एम्फोटेरिक है, +4 में क्या है, एम्फोटेरिक है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कम होगा तो बेसिक होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। राइट, क्योंकि +4 में एम्फोटेरिक आ रहा है, +4 में क्या होता है, एम्फोटेरिक आ रहा है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो क्या होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। तो +4 के ऊपर एसिडिक नेचर आएगा और +4 के नीचे बेसिक रीजन। अगर आप ऑप्शन में ऑब्जर्व करो
तो आपके पास ऑप्शन किसका है, Mn2O7 का है। किसका है, Mn2O7 का है। Mn2O7 में जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हो कितना है, +7 है। कितना है, +7 है। डेफिनेटली ये क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और यही क्या है उसमें एसिडिक नेचर का है। Mn2O7 में क्या है आपका मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि CrO4 2- को अपने को किसमें कन्वर्ट करना है, Cr2O7 में। 2- में और Cr2O7 को अपने को किसमें कन्वर्ट करना है, CrO4 2- में। और अपने को अच्छे से मालूम है, ये बहुत पहले से मालूम है अपने को, क्या चीज कि क्रोमेट जो है, यहाँ पे क्या है, क्रोमेट जो है वो एसिडिक मीडियम, किसमें, एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है। क्रोमेट एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज हो रहा है, डाइक्रोमेट में। और डाइक्रोमेट आपका बेसिक मीडियम, डाइक्रोमेट आपका बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, क्रोमेट में, ठीक है। तो क्रोमेट आपका एसिडिक मीडियम में क्या करता है, Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाता है, और डाइक्रोमेट आपका क्या करता है, बेसिक मीडियम में क्रोमेट में चेंज होता है, राइट। किसमें चेंज होता है, क्रोमेट में चेंज होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पीएच देखिए, एसिडिक मीडियम को पीएच की कुछ वैल्यूज दी है आपकी 6, 8, 2, 6, 5, 8, 6, 7, 7। तो देखिए जो क्रोमेट होगा, क्रोमेट जो होगा क्रोमेट जो है वो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में चेंज हो रहा है। एसिडिक मीडियम मतलब पीएच कितना, वैल्यूज के हिसाब से 6 कि 6 पीएच पे, पीएच 6 का मतलब क्या हुआ, अगर पीएच 7 से कम मतलब एसिडिक मीडियम है, 6 पीएच मतलब क्या है आपका एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में, Cr2O7 में, Cr2O7 2- में। और बेसिक मीडियम यानी कि pH 8 पे डाइक्रोमेट किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमेट में। सो आंसर विल बी 6 and 8 रेस्पेक्टिवली। ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप सारे क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर कि क्रोमेट आपका एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में चेंज होता है, और डाइक्रोमेट आपका बेसिक मीडियम में क्रोमेट में चेंज होता है। तो जब पीएच वैल्यू अगर आप देखेंगे, एसिडिक मीडियम के लिए पीएच वैल्यू आप देंगे 6 और बेसिक मीडियम के लिए आप पीएच वैल्यू देंगे 8, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कह रहा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो Cr2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+, डेफिनेटली दे करेक्ट, क्योंकि जो क्रोमियम 2+ आयन होता है वो इजीली क्रोमियम 3+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्रोमियम 2+ आयन इजीली क्रोमियम 3+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्रोमियम 2+ आयन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो आएगा आपका D4 कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा आपका, D4। क्रोमियम 2+ इज व्हाट, क्रोमियम 2+ इज D4 कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम 2+ इज D4 कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रोमियम +3 इज व्हाट, D3 कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है क्रोमियम के लिए अगर आप D3 देखते हैं तो ये किसकी तरह होता है, T2G3 की तरह होता है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, है ना, बताया भी होगा सर ने। तो D3 विल बी मोर स्टेबल। D3 को आप और कैसे लिख सकते हैं, T2G3 की तरह लिख सकते हैं। D3 मींस व्हाट, T2G3। तो इसका जो है D3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्रोमियम का, क्रोमियम +3 इज मोर स्टेबल। तो क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में आ जाता है। जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लास अटेंड की होगी उन्हें बात अच्छे से मालूम होगी, उनको मैंने इसे पढ़ा रखा है। तो आपका क्या है कि D3 आपका क्या है, क्रोमियम का ज्यादा स्टेबल है। अगर D3 आपका क्रोमियम का ज्यादा स्टेबल है, इट मींस व्हाट, D3 को एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहां T2G3 की तरह भी लिखा है कि T2G3 क्या होगा, D3 क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप D3 को देखिए तो आप D3 को T2G3 में लिख सकते हैं। अगर आप T2G को बनाएंगे ऐसे, T2G को बनाएं तो T2G3 अगर बनेंगे तो ऐसा बनेंगे, और इससे क्या होगा आपका T2G3 आपका क्या होगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और आपको पता है बच्चों की पूरी चीज यहाँ सॉल्यूशन में नहीं पढ़ाई जा सकती है। रेगुलर लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपने ये सब समझ में आया होगा आपको, और मैंने डीएमएफ की एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी, तो होपफुली मैंने उसमें सारी बातें बच्चों को बताई हुई हैं। तो क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, यानी खुद वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, हेंस इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्रोमियम +2 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। उसके अलावा Cu2+ डिस्प्रोपोर्शनेट तो होता नहीं, Cu+1 डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। सिल्वर जो है इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसमें कोई डाउट है नहीं, राइट।
चलिए ये हो गया। और देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था? कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स का आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्रोमियम है, ऑक्सीलेट है आपका C2O4 होल ट्वाइस मतलब ऑक्सीलेट, और NH3 का होल ट्वाइस पे नेगेटिव चार्ज है यहां पे ऐसे ऊपर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो ध्यान देंगे, पहले इस कंपाउंड को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें। और इस कंपाउंड को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें तो है कैसा? क्रोमियम से आपका क्या है? क्रोमियम से आपके दो बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए। जो ऑक्सीलेट आयन होता है वो बाइडेंटेट होता है। ऑक्सीलेट आयन क्या होता है? बाइडेंटेट होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाए, मतलब रफली हम ऐसे ही बना रहे हैं, तो अगर क्या क्रोमियम है उससे ऑक्सीलेट आयन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आपसे ऑक्सीलेट आयन जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि यही स्ट्रक्चर होगा, सिस ट्रांस बहुत सारे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर में हो सकता है। मैं एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि दो ऑक्सीलेट आयन ऐसे लगे हुए और दो NH3 मॉलिक्यूल ऐसे लगे हुए, राइट, और ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ऐसे ऊपर बना हुआ है। नेगेटिव चार्ज ऊपर बना हुआ है। मैंने ट्रांसफॉर्म बनाया है, इसका एक्सिस फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। वो हमारा कंसर्न का मैटर अभी नहीं है। आइसोमेरिज्म इस कंपाउंड का कंसर्न का मैटर हमारे लिए नहीं है। मैंने भी इस मॉलिक्यूल का सिंपल एक ट्रांसफॉर्म बनाया है। तो अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो क्लियर सी बात है, दो बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक बाइडेंटेट जो है दो पोजीशन से ज्वाइन होता है। एक बाइडेंटेट आपका दो पोजीशन से ज्वाइन होता है, तो दो बाइडेंटेट आपके टोटल हो जाएंगे 4 और एक यहां है ना। मोनोडेंटेट आपके क्या है? एक ही है। मोनोडेंटेट एक, बाइडेंटेट 2, तो 1 1 2 2 4 6। ठीक है, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना हो जा रहा है? 1 2 3 4 5 6। मोनोडेंटेट से 1 1, बाइडेंटेट से 2 2, तो टोटल इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। वो तो बहुत क्लियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा? 6 होगा। उसके बाद अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें यहाँ पे क्रोमियम की, तो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम यहाँ पे कितना? +3 है। आप निकाल लीजिए। ऑक्सीलेट पे कितना होता है? ऑक्सीलेट आपका क्या होता है? -2 वाला होता है। ऑक्सीलेट आपका कैसा होता है? -2 वाला होता है। ठीक है, अब देखिए अमोनिया क्या? अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज है नहीं। अमोनिया के ऊपर खुद के ऊपर कोई चार्ज है नहीं। ऑक्सीलेट के ऊपर होता है -2 चार्ज, ऑक्सीलेट के ऊपर होता है -2 चार्ज, और दो ऑक्सीलेट आए हैं। ऑक्सीलेट के ऊपर होता है 2 -2 का चार्ज, एक ऑक्सीलेट के ऊपर -2 चार्ज, दो ऑक्सीलेट है तो -2 × 2 4, -4 का चार्ज। -4 का चार्ज होना चाहिए था कॉम्प्लेक्स पे, लेकिन -1 ही, -4 का चार्ज होना चाहिए था, बट -1 है। यानी कि क्रोमियम यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में, क्योंकि यहां से -4 होना चाहिए था। -4 से इस क्रोमियम के +3 ने 3 कैंसिल किया और -1 दिख रहा है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? +3 है। और क्रोमियम +3 में अगर कॉन्फ़िगरेशन देखने जाए तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसा होता है आपका? D3। क्रोमियम +3 किस कॉन्फ़िगरेशन होता है? D3 में होता है। तो D3 हम बना लेते हैं 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा आपका? मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा आपका? 2, मतलब सॉरी 3 है ना, 3 × 3 + 2 यानी कि रूट में 15, और बता रखा है इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, 3.8 आ जाएगा ये। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6, 3.8। इसको भी आपको बता रखा है तरीका, इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरे बात सुनने का ध्यान से, थोड़ा समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है। ठीक है, आपने मेरी आइसोमेरिज्म की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करी होगी तब तो ये क्वेश्चन आपसे तुरंत हो गया होगा। नहीं करी है तब भी देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहां भी समझा देता हूं। आपसे पूछ रहा है MABCDEF के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो ये करने का बहुत आसान तरीका, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। कैसे हो सकता है ये देखो, हम एक काम कर सकते हैं, A को B के साथ रख सकते हैं कि A के ट्रांस में क्या है B। तरीका आपको सिखाया है
कि ए के ट्रांस में क्या हो बी है। ये तरीका मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लास से बोलती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म पे तब सिखाया था, ठीक है। और मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताया था और नोट्स भी मैंने इस पे भेजे थे, है ना। काइंडली अपनी क्लास वाले बच्चों से भी पूछे, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनिए बिल्कुल कि ए के ट्रांस में बी है, पहली पॉसिबिलिटी आपका क्या है, ए के ट्रांस में बी है, इसको फिक्स कर लेते हैं अभी, ठीक है। दूसरी है ना, ए के ट्रांस में बी है, सी के ट्रांस में डी है, सी के ट्रांस में डी है, ई के ट्रांस में एफ है, ए के ट्रांस में बी, सी के ट्रांस में डी, ई के ट्रांस में एफ। एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, ए के ट्रांस में बी, सी के ट्रांस में डी, ई के ट्रांस में एफ, राइट। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए बी को भी फिक्स रखा है कि ए के ट्रांस में बी है, फिक्स रख दिया, उसका रीजन समझना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सी के ट्रांस में ई लिया है, सी के ट्रांस में पहले डी था, सी के ट्रांस में पहले डी था, हम बाद में सी के ट्रांस में ई ले आए और डी के ट्रांस में जो बच रहे हैं उनको तो इधर रख दिया, ठीक है। अभी रिपीट करते जा रहे हैं, ए और बी, ए और बी को साथ ही रख रहे हैं। अभी हमारा उद्देश्य है कि ए और बी को हम साथ रखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी के ट्रांस में डी आ चुका, सी के ट्रांस में डी आ चुका, सी के ट्रांस में ई आ चुका, सी के ट्रांस में एफ अभी भी बचा हुआ है, तो सी के ट्रांस में एफ रखा आपने और जो बच रहे हैं डी और ई उनको एक साथ रखा, ऐसा रख लिया आपने। अब बताइए, ए और बी को साथ रखते हुए, ए और बी को साथ रख लिया, ए और बी को चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब ए के ट्रांस में बी है, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ए के ट्रांस में हमने बी रखते हुए ये चार है ना, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन बना लिए कि एक बार सी के ट्रांस में डी आया। देखो हमने ए और बी को साथ रखा, हमने कहा एक बार सी के ट्रांस में डी आएगा, एक बार सी के ट्रांस में ई आएगा, एक बार सी के ट्रांस में एफ आएगा। तो सी के ट्रांस में डी तो ऑटोमेटिकली ई और एफ क्या हो गए, एक दूसरे के ट्रांस में हो गए। सी के ट्रांस में ई तो ऑटोमेटिकली डी और एफ क्या हो गए, एक दूसरे के ट्रांस में हो गए। सी और सी के ट्रांस में एफ, तो इसका मतलब डी के ट्रांस में ऑटोमेटिकली ई हो गया। इसके अलावा ए बी को साथ रखते हुए कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। अब अपने को चेंज करना पड़ेगा यहां। तो हमने क्या किया, ए को सी के साथ रखा, ए को क्या किया, सी के साथ रखा, मान लिया, ठीक है। ए को सी के साथ रखा, मेरी बात सुनना ध्यान से, ए को सी के साथ रखा, ठीक है, ए को सी के साथ रखा। तो अब क्या होगा, एक बार बी के साथ डी आ सकता है और ई के साथ एफ आ सकता है, ठीक है। बी के साथ डी आया और ई के साथ क्या आ सकता है, एफ आ सकता है। बी के साथ डी और ई के साथ एफ, ठीक है। और अपना उद्देश्य ये है कि ए और सी को साथ रखें, ए और सी को क्या करें, साथ रखें। तो ए और सी को हमने साथ रखते हुए, बी और डी पहले साथ थे, अब बी और ई को साथ ले आते हैं। बी के ट्रांस में ई, डी के ट्रांस में ई, सिमिलर आपका सीधा है, डी के ट्रांस में एफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो बच रहा है, राइट। ए के ट्रांस में सी रखा, ए के ट्रांस में सी रखा, तो बी के ट्रांस में आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। बी के ट्रांस में आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। देखो बी के ट्रांस में डी लाए, बी के ट्रांस में ई लाए, बी के ट्रांस में एफ लाए, ठीक है। और जो बच रहे हैं दोनों क्या बच रहे हैं आपके, डी और ई बच रहे हैं सर, उनको हम इधर ले आए। इसके अलावा ए के ट्रांस में सी रखते हुए और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अलावा ए के ट्रांस में सी रखते हुए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आ रही है कि ए के ट्रांस में बी रखा था हमने, ए के ट्रांस में बी रखा था हमने, तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। ए के ट्रांस में जब हमने सी रखा, ए के ट्रांस में जब हमने सी रखा तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। ए के ट्रांस में बी रखा तो तीन पॉसिबिलिटी, ए के ट्रांस में सी रखा तो तीन पॉसिबिलिटी। तो बस अपने को काउंट कर लेना सारा। ए के ट्रांस में बी रखा तो तीन पॉसिबिलिटी, ए के ट्रांस में सी रखेंगे तब भी तीन पॉसिबिलिटी, ए के ट्रांस में डी रखेंगे तब भी तीन पॉसिबिलिटी, ए के ट्रांस में ई रखेंगे तब भी तीन पॉसिबिलिटी, ए के ट्रांस में एफ रखेंगे तब भी तीन पॉसिबिलिटी, ए के ट्रांस में बी तीन पॉसिबिलिटी, ए के ट्रांस में सी तीन पॉसिबिलिटी, ए के ट्रांस में डी तीन पॉसिबिलिटी, ए के ट्रांस में ई तीन पॉसिबिलिटी, ए के ट्रांस में एफ तीन पॉसिबिलिटी। टोटल इस तरह कितने हो गए आपके, 15 पॉसिबिलिटी हो गए। 15 GI विल एग्जिस्ट। अगर आपने एक्स्ट्रा क्लास अटेंड किया होगा तो आपसे क्वेश्चन चुटकी में हो गया होगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो करेगा, तो देखो CO, फिर आपका आएगा EN,
En अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखें, इस मॉलिक्यूल को आप देखें तो ये क्या है आपका सिस CONH3 होल ट्वाइस En का होल ट्वाइस 3 प्लस, ये मॉलिक्यूल क्या आपका सिस CONH2 का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस है ना। अब देखिए इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो इस कंपाउंड में आपको है ना, जब आइसोमेरिक पढ़ाया था तो इसमें भी मैंने आपको ट्रिक बताया था सिंपल कि इस कंपाउंड में आपका कोई भी पीओएस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी आपका पीओएस या सीओएस प्रेजेंट नहीं है, यहां पे आपका कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव, हेंस इट इज द करेक्ट आंसर। ये इस मॉलिक्यूल में आपका पीओएस नहीं है, बाकी जो भी आपको मॉलिक्यूल दिए हुए हैं सब में पीओएस है, राइट। इस मॉलिक्यूल के अलावा सारे मॉलिक्यूल में पीओएस है, तो आपका क्या होगा, बाकी सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये वाला आपका क्या करेगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, राइट। तो क्वेश्चन देखो आईयूपीएससी नामिंग पे, आईयूपीएससी नामिंग में कोई खास बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए। अगर आप यहां पे इस मॉलिक्यूल पे देखेंगे है ना, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, नाइट्राइट के ऊपर भी -1 होता है और क्लोरीन के ऊपर भी -1 होता है। इसका मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। बस इसका नाम लिखना बहुत आसान है। आप देखिए लिगेंड के नेमिंग पहले करते हैं, लिगेंड में अल्फाबेटिकली फॉलो करते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा आपका टेट्राएमीन। क्या हो जाएगा आपका टेट्राएमीन, और एमीन में डबल एम आता बता रखा है, टेट्राएमीन अल्फाबेटिकली फॉलो कर रहे हैं, एमीन पहले आएगा, सेकंड पे क्लोराइड आएगा। क्या आएगा आपका सेकंड पे क्लोराइड या क्लोराइडो, फिर आएगा आपका नाइट्राइटो। क्या आएगा आपका नाइट्राइटो, और क्योंकि ऑक्सीजन से लगा हुआ है तो इसे हम कहेंगे नाइट्राइटो ओ। ठीक है, नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा आपका कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस हिसाब से आपका करेक्ट नेम हो जाएगा नेम नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 13 से इजी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ है आपको, केबी की वैल्यू दी है वाटर की, केबी की वैल्यू दी है आपकी 0.52 केल्विन मोलैरिटी पे पावर -1, आपको केबी की वैल्यू दी हुई है, आपको मोलैरिटी भी दी हुई है, कितना दिया हुआ 1। केसीएल के पूछ रहा है आपसे कि मोल है ना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए सॉल्यूशन का देखो, आपको पता है कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम डालते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेट करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो क्या हो जाएगा, उसके लिए देख लेते हैं कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या, केएफ इनटू एम। लेकिन याद रखो इसमें गलती क्या हो सकती है आपसे, गलती हो सकती है कि दिया हुआ आपसे केसीएल है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ केसीएल इमेजिन करना है आपको, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ केसीएल। और केसीएल के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर आएगा, केसीएल के लिए पोटेशियम क्लोराइड के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को आई भी कंसीडर करना है क्योंकि डिसोसिएशन माना हुआ है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू 2, टीएफ की वैल्यू 0.52 इनटू मोलैरिटी की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.04 डिग्री सेल्सियस। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इतना इंक्लूड हो गया, इतना इंक्रीज हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो न्यू बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू 101.04 डिग्री सेल्सियस। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है देखिए, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दी है 0.52, केएफ की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है आपको 0.52। ठीक है, एक सॉल्यूट दिया हुआ जिसका मास दिया हुआ आपको, वेट दिया हुआ कितना, वेट दिया हुआ है आपको कितना, 6 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास आपको नहीं पता, मोलर मास आपको नहीं पता, मोलर मास आपको नहीं पता। मोलर मास को एम मान लो आप, मोलर मास इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू क्वेश्चन, आपको नहीं पता। और मास ऑफ वेट ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ आपको 100 ग्राम।
आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है कि कितना होगा, m की वैल्यू पूछ रहा है। वो आपको पता है कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है केएफ इनटू एम। डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, केएफ इनटू एम। किसी भी तरह डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात नहीं हुई है, किसी भी तरह डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात नहीं हुई है, तो हम आई की वैल्यू को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। हम आई की वैल्यू को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम, दैट कम्स आउट टू बी, केएफ की वैल्यू कितनी है, 0.52। एम क्या होगा, मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। केएफ की वैल्यू आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का वेट इनटू 1000। ये आ गया, राइट। डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या हमें पता है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू 0.52 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 0.52 इनटू 6 अपॉन m 1000 अपॉन 100। 0.52 से 0.52 कैसे, 100 बन गया 100 और यहाँ पे 10 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। कितना आ रहा है आपका 60 ग्राम। मोलर मास कितना आ जाएगा 60 ग्राम। 60 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन देयर आइदर ऑफ देम व्हेन इट इज, है ना। देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। कह रहा है कि उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम, उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों लिक्विड के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम है। क्वेश्चन में कह रहा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, उन दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम है, यानी कि क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप है। यानी कि किसकी बात कर रहा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप की बात कर रहा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात कर रहा है। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं, आपको बता रखा है, समझा रखा है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन वाले क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले क्या करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप शो करते हैं, और पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप शो करते हैं। तो जब है ना, जब आपके मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, जब आपके मिक्सचर का, जब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो है आपका, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड्स के, जो आपके मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों लिक्विड के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, उसे हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। और जब सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो वो आपका क्या करता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप शो करता है। हेंस इट शोस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हेंस ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको सिंपल कह रहा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बताना है आपको। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आपको बता रखा है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज YA इन टर्म्स ऑफ XA, राइट। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज YA डिराइव करवाया है, आप एक बार नोट्स देखिए, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, तो डिराइव करवा रखा है YA, यानी कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज इक्वल टू क्या होगा आपका, P0 AXA अपॉन PS। डिराइव करवा रखा है इसको प्रॉपर्ली, लेक्चर में भी अलग से भी, और नोट्स जो आपको सेंड किए उसमें भी डिराइव करवा रखा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इसको डिराइव करना पड़ेगा आपको।
अगर आप डेरिवेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि लेक्चर में भी करवा रखा है, नोट्स में भी करवा रखा है, आप उसको चेक करिए। नहीं आता तो पूछिए, वैसे बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इक्वल टू व्हाट, P नॉट XA अपॉन PS। हेंस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट ओबेस हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के बहुत सारे ड्रॉबैक थे। अगर आप हेनरी लॉ की बात करें, हेनरीज लॉ की बात करें, हेनरीज लॉ की, तो बहुत सारे ड्रॉबैक थे। लाइक वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे काम नहीं करता। इस तरह के ड्रॉबैक थे हेनरी लॉ के, कि वो बहुत सारे हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता, प्रेशर पे काम नहीं करता। और एक ड्रॉबैक ये भी था कि अगर आपका जो गैस है वो लिक्विड में बहुत ज्यादा डिजॉल्व है, अगर जो आपका गैस है वो लिक्विड में बहुत ज्यादा डिजॉल्व होता है, जो आपका गैस है वो लिक्विड के साथ बहुत ज्यादा डिजॉल्व होगा, तब भी ये फॉलो नहीं करता है। तो अगर आप NH3 को देखें, NH3 गैस क्या है, ये वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। NH3 गैस जो है वो बेस है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा और NH4OH बनाएगा। क्या करेगा, आपका NH4OH बनाएगा। NH3 गैस क्या है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। NH3 गैस क्या करेगा, वाटर में जाके, NH3 गैस वाटर में जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियसली NH4OH के फॉर्म में सॉल्युबल रहेगा। तो क्या वाटर में हाईली सॉल्युबल है, क्या है आपका, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसी गैसेस हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ऐसी गैसेस जो वाटर में जाके बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है, जिनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, वैसी गैसेस आपकी हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती। हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए, x मोलर ऑफ सॉल्यूशन, x मोलर यानी कि मोलैलिटी की वैल्यू दी है x, मोलैलिटी की वैल्यू दी है कितनी, x। मोलैलिटी निकालनी बेसिकली ऑफ ए कंपाउंड इन बेंजीन। सॉल्वेंट क्या है आपका, बेंजीन। हम सॉल्वेंट को आमतौर पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। A आपका क्या है, बेंजीन। B आपका कोई सॉल्यूट है, B आपका कोई सॉल्यूट है, उसके बारे में बताया नहीं कि कौन सा सॉल्यूट है। बोल रहा है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.2। और आपसे मोलैलिटी की वैल्यू पूछ रहा है। अब अगर यहां से देखिए आप, तो फॉर सिंप्लिसिटी आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। सपोज हम मान लेते हैं कि टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स कितने हैं, 1। टोटल मोल्स कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। टोटल मोल्स कितने हो गए आपके, 1, ठीक है। टोटल मोल्स 1 हो गए, ठीक है। तो XB इज इक्वल टू क्या होता है, XB इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन टोटल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन टोटल, दैट इज इक्वल टू आपका कितना, 0.2। एन टोटल की वैल्यू 1, एन टोटल की वैल्यू 1, तो वहां से NB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2, 0.2, ठीक है। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए, 0.2। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए, 0.2। हमने टोटल मोल्स को माना, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 0.8। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 0.8, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8। टोटल मोल्स हमने 1 मान लिया, तो आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2, मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.8। तो बस यहां से आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, अब देखो मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने को पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आपको दिया हुआ, 0.8। कितना दिया है, 0.8। और मोलर मास कितना आपका, 78। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका इतना आ गया। तो मोलैलिटी की वैल्यू क्या रहेगी, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2, वेट कितना आपका 0.8 इंटू 78 इंटू 1000, ठीक है। आप यहां से सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अराउंड 3.2 आ रहा है आंसर। यहां से आ जाएगा आपका 3.2 मोलल, ठीक है। तो आई होप काफी आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ए से बी। ए से बी है, आपको क्वेश्चन में दिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ए गिव्स बी आपका क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या हुआ? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक का मतलब हुआ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब रिएक्टेंट का जो है आपका एनर्जी का यहां कहीं था, तो प्रोडक्ट की एनर्जी यहां कहीं हो जाएगी। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी? यहां कहीं हो जाएगी, सीधी सी बात है, राइट। रिएक्टेंट की एनर्जी यहां कहीं थी, प्रोडक्ट की एनर्जी यहां कहीं हो जाएगी। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया जम के, तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 15 किलो कैलोरी पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है इसकी? अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी यहां, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? पीक तक की जो एनर्जी यहां से लेके पीक तक की एनर्जी क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, है ना। रिएक्टेंट से आपकी पीक तक की एनर्जी क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दी है आपको 15 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक, इतना दिया हुआ आपसे। और हीट ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होती है? हीट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी? 5 किलो कैलोरी पर मोल दिया होगा। कितना दिया? 5 किलो कैलोरी पर मोल। आपको कितना दिया होगा? 5 किलो कैलोरी पर मोल दिया है। ये आपको कितना दिया है? 15 किलो कैलोरी पर मोल। और ये कितना दिया आपको? 5 किलो कैलोरी पर मोल। और से कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन B2A। अगर यही रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाए, B2A जाए, यानी कि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जाए, कहां जाए आपका? B2A जाए। तो आपने ए मान लिया, रिएक्टेंट आपका ए था और प्रोडक्ट आपका बी था, आपको B2A ले जाना है। अब सीधी सी बात है, आपके पास एक ग्राफ ऐसा है, यहां पे ये वाली वैल्यू आपकी 5 है और ये टोटल वैल्यू आपकी 15 है। आपको क्या करना है? B2A यानी कि रिवर्स जाना है, तो रिवर्स जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी? इतने की इक्वल हो जाएगी। अगर ये टोटल 15 था और ये 5 है, तो कितना जाएगा आपका? 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10 किलो कैलोरी पर मोल विदाउट एनी डाउट, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक प्लॉट दिया हुआ है टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का। क्या दिया आपको? प्लॉट टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, राइट। प्लॉट में आपका क्या है? टी हाफ की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। टी हाफ की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, राइट। इस तरीके से कांस्टेंट है। अब कंसंट्रेशन के साथ टी हाफ क्या हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ है। कंसंट्रेशन के साथ अगर टी हाफ आपका कांस्टेंट है, यानी कि ये चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? कि फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर तो रिएक्शन है तो बहुत आसान है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? कि 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच का प्लॉट दिया हुआ है आपको। प्लॉट बिल्कुल पैरेलल लाइन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। क्या आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन दी है कि रिएक्शन ऑफ दिस नेचर इज कंप्लीटेड 50% इन 10 मिनट। आपको कह रहा है कि 50% इन 10 मिनट पूरा हो जा रहा है। 50% इन 10 मिनट्स। 50% कंप्लीट होने में कितना लगा रहा है? 10 मिनट्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 10 मिनट्स लगा रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन का टी हाफ कितना है? टी हाफ कितना है आपका? 10 मिनट है। टी हाफ कितना है? 10 मिनट है। हाफ लाइफ टाइम कितना है इस रिएक्शन का? 10 मिनट है। और किसी भी कंसंट्रेशन पे आपका टी हाफ कितना होगा? 10 मिनट ही होगा। तो आगे किसी कंसंट्रेशन पे आपसे टी हाफ पूछा है 50% इन 10 मिनट, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और टी हाफ की वैल्यू 10 है और क्वेश्चन में पूछ भी रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 और टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा था 99% एक रिएक्शन का कंप्लीट हो रहा है कितने देर में? 32 मिनट में। तो 99.9% कितनी देर में होगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे करवाए गए बहुत सारे और ऐसे क्वेश्चन आपको दिए भी होमवर्क में। आई होप आपको इसका आंसर याद होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है 99% कंप्लीट हो रहा है 32 मिनट में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 99.99% कंप्लीट हो रहा है आपका, कितने देर में कंप्लीट होगा? ऐसा क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान समझिएगा। मान लिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? 100 था, है ना। आसान होगा ये क्वेश्चन करने के लिए। मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? 100 था। तो 99% जब कंप्लीट होगा तो कितना होगा आपका? 100 था इनिशियल कंसंट्रेशन, 99% कंप्लीट हुआ तो 1 बचा। इनिशियल था 100,
अगर 99.9% कंप्लीट हुआ तो कंसंट्रेशन कितना बचा आपका, वो बचा आपका 0.1। तो बस K इज इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू होगा कितना टाइम लगेगा, ठीक है। T1 की वैल्यू आपको दी हुई है 32 मिनट, TT की वैल्यू आपसे पूछ रही है, तो बस कुछ नहीं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 log A0 by A1 और K इज इक्वल टू व्हाट 2.303 अपॉन T2 log A0 by A2। बस अब K की दोनों वैल्यूज को बराबर कर लो, है ना। K इज इक्वल टू दिस, K इज इक्वल टू दिस, तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो अब लिख लो इसको 2.303, क्योंकि K जो आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स है। 2.303 अपॉन T log A0 by A1 इज इक्वल टू 2.303 by T2 log A0 by A2, राइट। यहां से देखो 2.30 से 3 कैंसिल, T2 को किधर ले जाओ, T2 by T1 log A0 की वैल्यू कितनी ली है हमने 100 अपॉन A1 की वैल्यू कितनी है 1, log A0 की वैल्यू 100, A2 की वैल्यू कितनी 0.1। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, T2 by T1 इंटू log 100 की वैल्यू क्या होगी 2, log 100 by 0.1 यानी कि log 1000, ये कितना हो जाएगा आपका log 1000, तो log 1000 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो T2 इज इक्वल टू T2 by T1 इज इक्वल टू 3/2, T2 इज इक्वल टू 3/2 T1 और T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/2, T1 की वैल्यू 32, दैट कम्स आउट टू बी T2 इज इक्वल टू 48 मिनट। कितना आ जाएगा आपका 48 मिनट। हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया फॉर द रिएक्शन 2H2 + Cl2, मतलब आपको एक रिएक्शन दी हुई है सिंपल, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक रिएक्शन दी हुई है और उस रिएक्शन का क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक रिएक्शन दी हुई है और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है। आपको उस रिएक्शन का क्या दिया हुआ, मैकेनिज्म दिया हुआ है। अब रिएक्शन के मैकेनिज्म से उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं। रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म दिया हुआ है, वहां से आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है। क्या करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है। आई होप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपने क्लास में किए हैं, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाए होंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस स्लो स्टेप से आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, बता रखा है आपको ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या करना है, स्लो, है ना, स्लो स्टेप से आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। और रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखा, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा किससे, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात हो रही है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने किससे लिखा, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा आपने स्लो स्टेप से। अब स्लो स्टेप में आपका क्या होता है, स्लो स्टेप में आपका रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है ना, इंटरमीडिएट भी आ सकता है ना, और कोई दूसरा स्पीशीज भी आ सकता है, राइट। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आ सकता, तो इस इंटरमीडिएट को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके हम फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट होगा, अगर है तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकता है विदाउट एनी डाउट। चलो आराम से पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी आसान था। इस क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं आप कि सिंपल आपने स्लो स्टेप देख के रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया, अगर वहां कोई इंटरमीडिएट आया तो उसको सब्स्टिट्यूट करना इन ए वेरी सिंपल मैनर, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 था आपका सिंपल आपके इनिशियल रेट मेथड पे, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपने ऑब्जर्व किया, इस 23 में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्स वाई के आपको कंसंट्रेशन दिए हुए, एक्स वाई की कंसंट्रेशन दिए हुए, ठीक है। आपका दोनों का कंसंट्रेशन जब 0.1 मोलर और 0.1 मोलर था तो रेट आपका कितना था, रेट कितना था वो आपका 0.02 मोल पर सेकंड था, ठीक है। मोलर पर सेकंड था, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर सेकंड, मोलर पर सेकंड। जो आपने x को डबल किया, और y को आपने कांस्टेंट रहने दिया तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट।
अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे इसका तो रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि एक्स के कंसंट्रेशन पे पावर एक्स और वाई के कंसंट्रेशन पे पावर वाई मान लिया हमने, या ए भी कर लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए, ए भी कर लीजिए। यहां पे हमने देखा जब हमने x के कंसंट्रेशन को डबल किया, जब हमने x के कंसंट्रेशन को डबल किया तो आपका रेट जो है चेंज हुआ ही नहीं, रेट आपका चेंज हुआ ही नहीं। x के कंसंट्रेशन को हमने डबल किया, रेट आपका चेंज हुआ ही नहीं, y के कंसंट्रेशन को एज इट इज रहने दिया तो रेट आपका चेंज नहीं हुआ। यानी कि इस रिएक्शन की रेट x के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं। आप जो है x का क्या कर रहे हैं, आप x को डबल कर रहे हैं, फिर भी आपका क्या हो रहा है, x को डबल कर रहे हैं, फिर भी आपका रेट क्या रह जा रहा है, उतना ही रह जा रहा है। तो x पे तो डिपेंड करती नहीं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और वहीं पे अगर आपने y को डबल किया, क्या किया आपने, y को डबल किया, अब x को तो चेंज करने का कोई फर्क पड़ता नहीं, x को चेंज करने का कोई फर्क पड़ता नहीं, y को हमने डबल किया तो रिएक्शन 4 टाइम्स हो गई। रिएक्शन क्या हो गया आपकी, 4 टाइम्स हो गई, रेट आपका 4 टाइम्स हो गया, 0.002 से 0.008 हो गया, है ना। तो आपने x को डबल किया तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी x पे डिपेंड करता ही नहीं, यानी x पे डिपेंड करता ही नहीं, राइट। तो आपने क्या किया, x को डबल किया, रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ा तो x पे डिपेंड करता नहीं। लेकिन अगर आपने y को डबल किया तो रिएक्शन 4 टाइम्स हो गई, डबल करने में 4 टाइम्स हो रही है, यानी कि आपने y को डबल किया, डबल करने से रिएक्शन 4 टाइम्स हो जा रही है, यानी y पे पावर 2 हो जाएगा। तो रेट आपका कितना आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू x टू द पावर 0 y टू द पावर 2। हेंस ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। Option number 2 will be the correct answer, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे, आपको दिया हुआ है (2a is equal to 3b, 2a plus 3b, गिव्स प्रोडक्ट, गिव्स प्रोडक्ट। तो आपको पता अगर ऐसे लिखा है तो आप लिख सकते हो 1/2 माइनस dA by dt इज इक्वल टू 1/3 माइनस dV by dt। ऐसा लिख सकते थे, ये तो हमने पहले लिखा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। और आपको पता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना है, ये वाला, यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये क्या है आपका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। क्वेश्चन में आपके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को R1 बोला है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को R2 बोला है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं R1/2 इज इक्वल टू R2/3। फाइनली आपसे रिलेशन पूछ रहा है दोनों में, आप यहां से आप क्या लिख सकते हो, 3R1 इज इक्वल टू 2R2। हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 इज द वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑन डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स पे इतने आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन और नहीं बन सकता कोई भी। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, स्कॉट की एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल ऑफ। ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिसमें स्कॉटकी एंड फ्रैंकल इफेक्ट दोनों आएगा। बहुत ही चिक के बताया, एग्जांपल सारे करवाए हैं, ठीक है। स्कॉटकी एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट देखने को मिलते हैं आपके AgBr में। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड में आपको क्या मिलता है, स्कॉटकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट, एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों देखने को मिलते हैं। स्कॉटकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट्स दोनों के दोनों आपको किसमें देखने को मिलते हैं, AgBr में। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ए सॉलिड XY इज ए BCC स्ट्रक्चर। आपको पता है BCC के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, √3a इज इक्वल टू 4r आता है। √3a इज इक्वल टू 4r। एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन आता है, √3a इज इक्वल टू 4r। जहां पे a क्या होती है आपकी एज लेंथ और r क्या होता है आपका रेडियस, राइट। √3a इज इक्वल टू 4r, a जहां पे एज लेंथ और r क्या है आपका रेडियस। अब यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और आपको क्या दिया होगा, इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू आयंस इज 173 पिकोमीटर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपसे पूछता है, आपको बोला कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है। अगर आप किसी भी दो आयन को ले लें ऐसे, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाते टाइम बार बार बोला था कि क्लोजेस्ट अप्रोच तो हमेशा 2r की इक्वल आएगी,
ए आर और ए आर, क्योंकि क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, दोनों एक दो एटम है, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, हमेशा टच होंगे। अगर दो ऐसे हमने एटम ले लिए मार्कर, जैसे यहाँ पे मार्कर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दोनों हमारे ऐसे टच किए, तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, दोनों के सेंटर के बीच डिस्टेंस क्या है, ये दोनों मार्कर है सपोज, तो इनके बीच डिस्टेंस क्या है, 2r है। तो डिस्टेंस आप क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो जाएगा आपका, 2r के इक्वल हो जाएगा। उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 173 पिकोमीटर, यानी कि 2r की वैल्यू दी है आपको 173 पिकोमीटर। r की वैल्यू क्या आ जाएगी 173/2, यहां से देख लो √3a इज इक्वल टू 4r, r की वैल्यू है आपकी 173/2 a √3, यहां से 2 टाइम्स आएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 173, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, ये 100 टाइम्स आएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 पिकोमीटर। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कंपाउंड कंटेन्स P एंड Q। आपका P एंड Q दो कंपाउंड है, P एंड Q क्या है आपका, दो कंपाउंड है, P एंड Q दो कंपाउंड है। Q आपका CCP अरेंजमेंट बना रहा है, Q आपका क्या कह रहा है CCP अरेंजमेंट बना रहा है, Q CCP अरेंजमेंट बना रहा है, CCP अरेंजमेंट बना रहा है, यानी कि अब CC अरेंजमेंट बना रहा है, तो Q के कितने एटम बनाएंगे 4 एटम्स, Q के कितने एटम बनाएंगे 4 एटम्स। और P कहां प्रेजेंट है आपका, P कहां प्रेजेंट है, P कहां प्रेजेंट है आपका, P प्रेजेंट है ऑल टेट्राहेड्रल। अब आपको पता है n एटम होते हैं, n एटम होते हैं किसी भी क्लोज पैकिंग में, तो 2n क्या होते हैं टेट्राहेड्रल और n क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो 4 एटम है, तो कितने टेट्राहेड्रल होंगे 8, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो P8Q4, P8Q4, यहां से क्या आ जाएगा आपका P2Q। हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कैटायन ऑक्युपाइंग टेट्राहेड्रल होल। टेट्राहेड्रल होल में जो कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो आपको पता है टेट्राहेड्रल होल में जो होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड में अगर कोई एटम है, टेट्राहेड्रल वाइड में अगर कोई एटम है, ठीक है, आपसे उसी का क्या कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। अगर आपका कोई भी एटम या आयन, आपका कोई भी एटम या आयन टेट्राहेड्रल वाइड में है, कोई भी एटम है और टेट्राहेड्रल वाइड में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4, और अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है तो 6। तो यहां टेट्राहेड्रल वाइड की बात कर रहा है, तो वो 4 एटम से टच होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है आपसे an element crystallizes in BCC structure, an element crystallizes in BCC structure, the S length of the unit cell is 288 picometer, the density of the crystal is 7.2 gram per centimeter cube, what is the atomic mass of the element। you know that density is equal to क्या होती है Z into M upon A cube into N, ऐसा हो जाता है, राइट। आपसे एटॉमिक मास यानी कि मास की वैल्यू पूछ रहा है, मास की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस आप यहां से इसको इधर ले आओ, यहां से इधर ले आओ, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू A क्यूब इनटू Na अपॉन Z, राइट। तो आपसे मास की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। तो आपको दिया क्या हुआ है, आपसे डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, आपको डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। A क्यूब, एज लेंथ की वैल्यू दी हुई है आपको, एज लेंथ की क्या वैल्यू दी हुई है आपको 288 पिकोमीटर, एज लेंथ की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 288 पिकोमीटर दी हुई है, राइट। Na की वैल्यू तो पता ही आपको अवोगाड्रो कांस्टेंट है, Na की वैल्यू क्या अवोगाड्रो कांस्टेंट है 6.022 × 10⁻23, और BCC के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, Z की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। तो बस ठीक है, आपने डेंसिटी का फार्मूला लिखा, वहां पे आपको मोलर मास मिला, मोलर मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो डेंसिटी इनटू A क्यूब इनटू Na अपॉन Z, ठीक है। जहां पे आपको डेंसिटी की वैल्यू पता है, एज लेंथ की वैल्यू पता है, उसका क्यूब निकाल लेंगे, इनटू Na की वैल्यू पता है अपॉन Z की वैल्यू पता है, आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी इसको सॉल्व करके, राइट। चलिए
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ आपको a इज इक्वल टू 0.387, b इज इक्वल टू 0.387, c इज इक्वल टू 0.504, यानी आपको लैटिस के जो है पैरामीटर दिए हुए हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 और गामा इज इक्वल टू 120। ये आपको बहुत ही तरीके से ट्रिक बताया इसको याद रखने का। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका बताया आपको। यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें तो a इज इक्वल टू b है, इज नॉट इक्वल टू c है। a इज इक्वल टू b है, इसलिए ऑब्जर्व हो रहा है इज नॉट इक्वल टू c है। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 और गामा इज इक्वल टू क्या है 120 है। ये हेक्सागोनल की पहचान है, हेक्सागोनल यूनिट सेल की, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका हेक्सागोनल। इसको याद करने का आपको तरीका भी बताया है, राइट। तो इसको याद रखें, जानबूझ के इसको बार बार दे रहे हैं ताकि आपको सारा याद हो जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन एक आध बार आया है तो इसको आप याद रखिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। पहला आपका क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका किससे कराया रिएक्शन? SOCl2 से करवाया। आपको SOCl2 से PCl5 से PCl3 से ट्रिक बताई है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्लास लिया था ऑर्गेनिक की ट्रिक की, तब भी और रेगुलर लेक्चर में भी आपको पता ही है कि यहां से क्लोरीन हटेगा क्या बनेगा? CH3 COCl बनेगा। इसका रिएक्शन अपने को किससे कराना है? इसका रिएक्शन अपने को कराना है बेंजीन से। बेंजीन से इसका रिएक्शन करवाया, बेंजीन से इसका रिएक्शन कराया किसका? CH3COCl का। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 नेक्स्ट स्टेप में ही हो रहा है, राइट। जो भी बन रहा है उसका रिएक्शन किससे करा है? बेंजीन से और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा आपका? एसाइलेशन होगा। क्या होगा आपका? एसाइलेशन होगा। और क्या बन जाएगा? एसीटोफिनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? एसीटोफिनोन बन जाएगा। और एसीटोफिनोन का क्या करना है? अगर एसीटोफिनोन का आपने HCN के साथ रिएक्शन करवाया, HCN के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पर क्या है? प्लस और ये नेगेटिव, ये कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। और H प्लस कहां चला जाएगा? यहां। तो फाइनली क्या बनेगा देखिए, और इसका बाद में हाइड्रोलिसिस करवाया। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा? ये जो नाइट्राइल ग्रुप है, CN ग्रुप है, क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। हेंस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल रिएक्शन। आपको पता है एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल के बाद आपको क्या मिलता है? एल्डोल के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डोल के बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। और उस हिसाब से आप देखो तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा, ये वाला। ये आपका क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या है आपका? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यही आपका एक पॉसिबल प्रोडक्ट है जो एल्डोल हो सकता है, बाकी सारा कोई भी नहीं है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसके अलावा कोई भी नहीं है जो आपका एल्डोल हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं। ये आपका क्या है? एल्डोल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपसे? एक आपके पास एक कंपाउंड है CH3COCH3 और दूसरा कंपाउंड है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड हो। H, इनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? आपको पता है एल्डिहाइड है, ये क्या आपका? एल्डिहाइड है। और ये क्या आपका? कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑक्सीडाइज करवा के टॉलरेंस टेस्ट कराओ, फेरिम टेस्ट कराओ, एल्डिहाइड कीटोन कराने के डिस्टिंग्विश करने के बहुत सारे मेथड है। यहाँ पे आप सिंपली इसको टॉलरेंस रिएजेंट से यानी कि टॉलरेंस टेस्ट से डिस्टिंग्विश आराम से कर सकते हो, टॉलरेंस टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे देखिए, ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर, ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर। आपको ऑक्सोनियम आयन का स्ट्रक्चर बता चुके हैं अच्छे से। ऑक्सोनियम आयन कैसा होता है आपका? इस तरह का CH3 CH2 और CH2 CH3। अगर इसमें प्रोटोनेशन करवाते हैं
ईथर पे जब हम प्रोटोनेशन करवाते हैं, आपका क्या ईथर है, सिंपल ईथर है ना। ईथर वाले लेक्चर याद करो, ईथर वाले लेक्चर में बताया है ईथर के, मैं आपको ईथर में आप ऑक्सीजन में प्रोटोनेशन करवाओ, क्या करवाओ, प्रोटोनेशन करवाओ, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। तो आप ईथर में पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ईथर में पहले क्या था, ऑक्सीजन था, तो हमने इसका प्रोटोनेशन करवाया, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये होता है आपका सिंपली क्या, ऑक्सोनियम आयन। क्या होता है आपका, ऑक्सोनियम आयन। चलिए आगे बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 35 आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमने H प्लस और हीट दिया, A बना, और A का रिएक्शन हमने किससे कराया, HBr से करवाया, और B बना। B पूछ रहा है क्या है, तो देखिए बहुत आसान है। आपको मालूम है पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपका क्या है, एक एल्कोहल है, एल्कोहल को H प्लस के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, एल्कोहल को क्या कर रहे हैं, H प्लस के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन आप एल्कोहल करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, डिहाइड्रेशन आप एल्कोहल करवा रहे हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जब भी होता है तो कैसा होता है, देखिए आपने पहले कराया एल्कोहल को प्रोटोनेशन, एल्कोहल का आपने क्या करवाया, प्रोटोनेशन करवाया, एल्कोहल का आपने प्रोटोनेशन करवाया। पहले क्या हुआ, लोन पेयर जो है, लोन पेयर ने क्या किया, हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्ट किया, H प्लस के ऊपर रिएक्ट किया, सॉरी H प्लस के ऊपर रिएक्ट किया, और यहां पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिंपल कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहां पे आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है, कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन बन गया आपका, सिंपल क्या हुआ, कार्बोकैटायन बन गया यहां पे, विदाउट एनी डाउट। यहां पे क्या हुआ, आपका कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, सिंपल है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पहले कार्बोकैटायन ही बनता है, इस OH ने इस H प्लस के ऊपर अटैक किया, ऐसा बना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि बिल्कुल स्टेबल नहीं है, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे और CH2 के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब यहां पे इस कार्बोकैटायन को ध्यान से देखिए, पूरी पॉसिबिलिटी है रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। अगर आपको रिंग एक्सपेंशन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है, तो एक बार GOC का नोट्स उल्टाइए, है ना, जहां पे कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ाया गया है, क्लास 11 चैप्टर नेम GOC, है ना, क्लास 11 चैप्टर नेम GOC, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, तो बस रिंग एक्सपेंशन होगा, आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां से लीव करेगा इलेक्ट्रॉन देके, और फाइनली ये एल्कीन बन जाएगा ऐसा। तो डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए कुछ नहीं हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ, रिंग एक्सपेंशन के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन जो भी यहां है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां देगा और यहां पे एल्कीन बन जाएगा, इस तरीके से एल्कीन बन जाएगा। उसके बाद से कुछ नहीं, अगर इसका HBr से रिएक्शन करवाएंगे, HBr से रिएक्शन करवाएंगे तो पहले आपका प्रोटोनेशन होगा, पहले आपका प्रोटोनेशन होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, HBr से रिएक्शन करवाएंगे तो पहले प्रोटोनेशन ही होगा, HBr से रिएक्शन करवाएंगे, सिंपल आपका मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यहां पे एल्कीन के साथ HBr का रिएक्शन करवाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्योंकि दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी Br आ जाए तो यहां पे आपका फाइनली Br माइनस अटैक करेगा और ये बना देगा विदाउट एनी डाउट, राइट। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, बहुत आसान है, CH3CH2 OH है, इसका PBr3 के साथ रिएक्शन होगा, इसका PBr3 के साथ रिएक्शन होगा तो A बनेगा, क्या बनेगा, फाइनली ये क्या आएगा आपका C2H5Br बन जाएगा, ठीक है, CH3CH2 OH के साथ
आपने क्या किया, PBr3 क्या करवाया, यहां से OH रिमूव होगा, Br आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा फाइनली आपका CH3 CH2 Br। इसका एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में करवाएंगे और हीट करेंगे। एल्कोहलिक KOH क्या करवाता है, एलिमिनेशन करवाता है। क्या करवाता है, एलिमिनेशन करवाता है। तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा, B की जगह ये आ जाएगा, और इसका फाइनली Br2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, CH2 CH2, यहां पे Br और यहां पे Br, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका कंपाउंड है इस तरीके से, इसका पहले कराया I2 और NaOH। किससे कराया, I2 और NaOH से। आपको पता है I2 और NaOH से करानी हेलो फॉर्म रिएक्शन होनी है। क्या होनी है, आइडो फॉर्म रिएक्शन होनी है। आइडो फॉर्म रिएक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है। आइडो फॉर्म रिएक्शन के लिए COCH3 मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है। आइडो फॉर्म रिएक्शन के लिए मिथाइल कीटो ग्रुप होने के लिए जरूरी है, मिथाइल कीटो ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है। आइडो फॉर्म रिएक्शन के लिए मिथाइल कीटो ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो आपने इस तरीके से बना लिया, तो फाइनली होगा क्या, फाइनली क्या है, A और B बनेगा। क्या बनेगा आपका, फाइनली CHI3 बनेगा प्लस इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इस तरीके से बनता है। याद आ रहा है आपको, ये सिंपल आइडो फॉर्म रिएक्शन है। एक बार नोट्स पलट के देखिए, आपको याद आ जाएगा। आइडो फॉर्म रिएक्शन है तो हो क्या रहा है, आपका मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट था, मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट था, यहां पे मिथाइल कीटो ग्रुप था, इसका आपने I2 पर NaOH से रिएक्शन करवाया। मिथाइल कीटो ग्रुप का आपने I2 और NaOH से रिएक्शन करवाया, यानी कि आइडो फॉर्म रिएक्शन करवाई, हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो यहां से आपका CHI3 बना और ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हुआ और ये बना। ठीक है, इसका फिर क्या करा है, यहाँ पे LOPPT बना, ये एलो प्रेसिपिटेट है, एक को इसने एलो प्रेसिपिटेट बोला है, एलो प्रेसिपिटेट, LOPPT। इसका बाद में किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका H+ से करवा रहे हैं। H+ से करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका, सिंपल उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोनेशन हो जाएगा, और यहां पे आएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बाद में इसको हीट किया है। अगर हम इसको हीट करेंगे, अब ध्यान दो, ये आपका क्या बीटा कीटो है, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा पोजीशन पे कीटो, एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप हो, उसको हीट करने पे यहां से क्या होता है, CO2 गैस निकल जाती है। याद करने की कोशिश करो, हीटिंग इफेक्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया था, हीटिंग इफेक्ट्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्मल है ना। जब इनको हीट करते थे तो क्या होता था, अगर इनके बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, बीटा पोजीशन पे आपका क्या है, इनके बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, आपने इसको हीट किया और CO2 गैस निकल गई, फाइनली ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपका। हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2 विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है आपसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आपका HBr से रिएक्शन कराएंगे, HBr से रिएक्शन कराएंगे, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और CH2 डबल बॉन्ड टूटेगा, एक जगह आपका हाइड्रोजन लग जाएगा और एक जगह आपका Br लग जाएगा, यानी फाइनली क्या बनेगा, CH3 CH2 Br बनेगा। इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 ब्रोमीन लीव करेगा, SN2 रिएक्शन होगी, सिंपल है ना। अगर आप CH3 CH2 यानी कि इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन वाटर से करवाएं, ब्रोमीन लीव कराएगा, सिंपल SN2 रिएक्शन होगी, और यहां पे आपका क्या आएगा, इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, इथेनॉल बन जाएगा। और इथेनॉल बन गया मतलब क्या, इथेनॉल को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इथेनॉल को आप ऐसे लिख सकते हो, राइट, इथेनॉल ऐसे लिख सकते हैं आप आराम से,
हाँ हाँ, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इथेनॉल को ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आपको बताया था, है ना। मिथाइल कीटो की जगह ऐसा भी प्रेजेंट है तो आइडोफॉर्म दे देगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये वाला क्या करेगा, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि अगर इसका आप I2 और NMS के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको CHI3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, CHI3 मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, यहाँ पे येलो PPT मिल जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का कह रहा है, which of the following undergoes nucleophilic substitution SN1 mechanism at a fastest rate। फास्टेस्ट रेट पे कौन जाएगा, अगर आप सबको ऑब्जर्व करो तो इसमें बेंजाइलिक कैसा है, बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड आपके पास, क्या आपके पास बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड। अगर आप इस बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड को देखो तो इस बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड में जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यहां से क्लोरीन लीव करेगा तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा। कैसा कार्बोकेटायन बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा। और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, हेंस ये क्या होगा सबसे फास्टर रेट पे रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा है, which of the following reaction gives elimination as major product। कौन सा आपका एलिमिनेशन देगा आपका मेजर प्रोडक्ट के तौर पे, राइट, एलिमिनेशन होगा। तो ध्यान दीजिए फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन में आपका टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड और किसके साथ रिएक्शन है आपका, CH3O- Na+ के साथ। आपको बता रखा है यहां पे आपका सबस्ट्रेट कैसा है, एल्काइल हैलाइड कैसा है, एल्काइल हैलाइड आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। कैसा एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रहा है, CH3O-, RO- बेसिकली RO- के साथ हो रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, बल्कि एल्काइल हैलाइड है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, बल्कि एल्काइल हैलाइड है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मतलब बल्कि एल्काइल हैलाइड, उसका रिएक्शन आप RO- से करवा रहे हो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस से करवा रहे हो। किससे करवा रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस से करवा रहे हो। सिंपल आपका E2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी और एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा आपका, E2 मैकेनिज्म होगा और एल्कीन आपका क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, which of the following undergoes hydrolysis most easily। तो आपको जितने भी रिएक्शन दिए हुए वो सारे क्या आपके हेलोएरिन्स हैं। इसमें पूछा सबसे आसानी से हाइड्रोलिसिस किसमें हो जाएगा, आपको जो भी ऑप्शंस में दिख रहे हैं वो सारे ही आपके क्या है, हेलोएरिन्स हैं। जो भी आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं वो सारे हेलोएरिन्स हैं। और हेलोएरिन्स का हाइड्रोलिसिस किस मैकेनिज्म से होगा, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो आपका किस मैकेनिज्म से होगा, SNAR होगा। मैकेनिज्म जो फॉलो होगा वो क्या होगा, SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट बढ़ती है अगर ऑर्थो एंड पैरा पे कोई -N ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है आपके पास, क्लोरीन है, ऑर्थो एंड पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ऑर्थो एंड पैरा पे क्या है आपके, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। दोनों ऑर्थो पे भी है और पैरा पे भी है, यहां भी -N, यहां भी -N और यहां भी -N। तो ऑर्थो एंड पैरा पे -N होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो SNAR ये सबसे इजीली देगा, सबसे आसानी से SNAR दे देगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है कि फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन किससे करा है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। कौन सी रिएक्शन है, राइमर-टाइमन रिएक्शन। क्या है आपकी, राइमर-टाइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन पे आपको PhD करने को बोला है, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो आपसे पहला ऑप्शन कह रहा है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है द नेम ऑफ रिएक्शन इज राइमर-टाइमन रिएक्शन, सही है। द इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन इज डाइक्लोरोकार्बिन, बिल्कुल। इससे आपका क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन ही बनता है। डाइक्लोरोकार्बिन मतलब ये CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, बिल्कुल सही। फिर अगर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज सैलिसिल्डिहाइड, डेफिनेटली जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट कह रहा है द फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजाइल क्लोराइड, वही स्टेटमेंट गलत है। और आप थोड़ा ही दिमाग लगाते तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाता कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है उसमें एक में लिखा था फाइनल प्रोडक्ट इज सैलिसिल्डिहाइड, दूसरा लिखा आपको द फाइनल प्रोडक्ट इज
द फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजाइल क्लोराइड। दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो आपका सैलिसिलिडिहाइड बनता है, बेंजाइल क्लोराइड नहीं बनता। तो बेंजाइल क्लोराइड नहीं बनेगा तो वही क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या कह रहा है। SN1 रिएक्शन की रेट पूछा है चारों में। तो अगर आप देखो चारों कैसे कैसे हैं। पहला है आपका SN1 रिएक्शन की रेट पूछ रहा है। पहला आपका बेंजाइल CH2Cl। तो बेंजाइल को अगर आप देखेंगे तो यहां क्या बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा। अगर बेंजाइल में आपका SN1 रिएक्शन होगी तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा। बी देखते हैं, बी आपका है अच्छा है काफी क्वेश्चन। अगर आप यहां कार्बोकेटायन बनाएंगे तो यहां पर बनेगा और ये क्या बन जाएगा, ट्रोपाइलियम आयन बन जाएगा। SN1 रिएक्शन इसमें होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रोपाइलियम आयन बनेगा। अगर ट्रोपाइलियम आयन बनेगा तो क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पे SN1 की रेट अच्छी बढ़ेगी। सी आ रहा है आपका, सी आपका एक टर्शियरी है, टर्शियरी एल्काइल। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। फिर डी को देखो, डी कैसा है आपका, CH3 CH2 और यहां पे क्लोरीन। तो यहां से अगर आप लिख कराओगे तो कार्बोकेटायन कहां बनेगा, यहां बनेगा। तो सारे कार्बोकेटायन ठीक ठाक स्टेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आपका बी वाला, क्योंकि यहां एरोमेटिक हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, एरोमेटिक रिंग बन रही है। क्या बन रहा है आपका, एरोमेटिक बन रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी की हो जाएगी, एरोमेटिक की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, एरोमेटिक की हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा रेट हो जाएगी SN1 की एरोमेटिक में। फिर यहाँ पे बेंजाइलिक क्लोराइड में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। फिर आएगा आपका ए, फिर आएगा आपका 3 डिग्री। यहाँ पे देखो आपका 3 डिग्री है। फिर आएगा आपका सी, फिर आएगा 1 डिग्री यानी कि डी, BACD। द करेक्ट ऑप्शन विल बी BACD। हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब लास्ट 2 क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 44 देखो। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म कौन सा नहीं देगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन में कैसा, एक ऑप्शन आपका देखिए C2H5 या आप इसको इलेबोरेट करके अगर बनाना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3 CH2 CH3। तो आपको पता है आइडोफॉर्म के लिए मिथाइल कीटो ग्रुप का होना प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप तो है, लेकिन दोनों में से किसी भी साइड आपका मिथाइल ग्रुप नहीं है, कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। और आइडोफॉर्म के लिए मिथाइल कीटो ग्रुप का होना जरूरी है, इस तरह का ग्रुप होना जरूरी है। इसलिए वाला ग्रुप क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड कैन बी ऑब्टेन्ड ऑल मेथड एक्सेप्ट। अल्काइल हैलाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल मेथड एक्सेप्ट। अल्काइल हैलाइड आपका सारे मेथड से बन सकता है सिवाय किसके। ऑप्शन देखिए, अब देखिए इसको ध्यान समझिएगा कि CH3 CH2 OH का रिएक्शन आप HCl से करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है, डेफिनेटली अल्काइल हैलाइड रहेगा CH3 CH2 Cl, राइट। आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 को देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसका आप HBr रिएक्शन कराओगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा और क्या होगा आपका CH3 CH CH3 और यहां पे ब्रोमीन आके लग जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट था, OH यहां से रिमूव हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से हटा, क्लोरीन आके लग गया। दूसरा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा और ब्रोमीन आके यहां लग जाएगा। तो यहां से भी आपका एल्काइल हैलाइड बन सकता है। फोर्थ देखिए, फोर्थ आपका है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस मतलब CO
मतलब ठीक है, कहां पे रिएक्शन आ रहा है किससे, Br2CCl4 से, ठीक है, HNO के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, बोरोडीन-हंस-डिकर्स रिएक्शन, बोरोडीन-हंस-डिकर्स रिएक्शन, यहां भी आपका CH3Br बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है वहां नहीं बनेगा, इन तीनों में तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, 1 में भी होगा, 2 में भी होगा, 4 में भी होगा। कहां नहीं होगा देखो, थर्ड में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखो, समझो। थर्ड में क्या है, C2H5OH NaCl के साथ NaCl के साथ इसका रिएक्शन करा रहा है, यहां पे आपका एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे एल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो सोच के देखो, OH को आप हटाएंगे, OH को आप हटाएंगे, CH3 CH2OH, ऐसा है। OH को आप हटाओगे, OH को आप क्या कराओगे, लीव कराओगे, और क्या बनाओगे यहां पे, CH3 CH2 Cl बनाओगे। अब बताओ OH और Cl में बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? Cl बेटर लिविंग ग्रुप है, Cl आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, OH तो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं, तो ये रिएक्शन आपका नहीं जाएगा, Cl OH को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो अगर अपने को सब्स्टिट्यूट कराना है तो क्या करते हैं, HCl से रिएक्शन करवाते हैं ना। क्यों HCl से करवाते हैं, देखो CH3 CH2 OH का अगर आप HCl से रिएक्शन करवाओगे तो पहले H+ जाके प्रोटोनेशन करवाएगा, H+ क्या करेगा, पहले जाके प्रोटोनेशन करवाएगा। इसे बता चुके हैं रेगुलर लेक्चर में कि H+ पहले जाके क्या करेगा, आपका प्रोटोनेशन करेगा। यहां प्रोटोनेशन करेगा तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 OH राइट। तो हुआ क्या, अगर आपको क्लोरीन लगाना है तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते, आपको प्रोटोनेशन करवाया, अब ये क्या हुआ, बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और लीव करेगा, और क्या बनाएगा आपका, देखो CH3 CH2+। अब यहाँ पे क्लोरीन अटैक कर सकता है, क्लोरीन अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH2Cl आ जाएगा, राइट। तो अब अगर आप चाहते हैं कि OH हटे और क्लोरीन आके लगे तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। NaCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो OH यहां से लीव नहीं करेगा, क्लोरीन नहीं लगेगा, है ना। तो आपको पहले इसको प्रोटोनेट करवाना पड़ेगा, प्रोटोनेट करवा के बेटर लिविंग ग्रुप में आपने चेंज किया और फिर आपने बनाया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो था उसके थ्रू डायरेक्टली एल्काइल हैलाइड नहीं बन सकता था। तो अब आपके DT9 का आपका ओवरऑल डिस्कशन होता है यहीं पे खत्म, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट DT9। तो होपफुली बहुत ही इजी पेपर था, आप अगला टेस्ट भी अच्छे से देंगे, खूब मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। मिलेंगे अगले टेस्ट के डिस्कशन से, ठीक है। चलिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।